बैंकिंग एक्सपीरियंस। मेरे प्यारे दोस्तों, स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स, मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ तो मैं बैंकर भाइयों ही कहता हूँ, लेकिन आज मैं वीडियो बना रहा हूँ बैंक क्लरिकल एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल ने कभी ऐसी वीडियो नहीं बनाई है। सिर्फ मैंने प्रोबेशनरी ऑफिसर के टेस्ट के बारे में बताया है एक बार, और अब आरबीआई असिस्टेंट के बारे में बताया है। लेकिन कमेंट्स मेरे पास आए हैं कि हमारे को ये बताएं कि बैंक क्लरिकल जॉब, जूनियर एसोसिएट की जो जॉब है, असिस्टेंट की जो जॉब है बैंक में, उसका क्या फ्यूचर है, उसकी लाइफ कैसी है, उसकी सैलरी कितनी है, तो उसके बारे में हमें बताइए ताकि हम सिंगल माइंडेडली तैयारी कर सकें। देखो भाइयों, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की असिस्टेंट की पोस्ट जो है उसके बारे में मैंने आपको वीडियो डाली है, बताया भी है। बैंक स्टेट बैंक पीओ 2000 वैकेंसीज़ हैं, वो भी बताई हैं। इसी तरह आरआरबी रीजनल रूरल बैंक्स में भी वैकेंसीज़ निकली हैं, उसके बारे में मैंने बताया है, आपको पता है। तो वैकेंसीज़ का सीज़न है, जॉब्स का सीज़न आ गया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि भाइयों, मैं जो बताऊंगा वो सच है, क्योंकि मैं बैंक मैनेजर हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। मैंने 35 साल सर्विस करी है, क्लरिकल में जॉब करी, प्रमोशन ली, प्रमोशन टेस्ट देखा, बैंक की मैनेजमेंट को देखा, ब्रांच मैनेजरी को देखा, तो सभी जगह पर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर रहा, मैनेजर कंप्यूटर्स रहा, सीआरटी रहा, सीबीएस देखा, तो सभी तरह की जॉब मैंने करके देखी है और बहुत बारीकी से बैंक को देखा है। तो इसलिए आज मैं जो बताऊंगा वो सच है, और सच हमेशा कड़वा होता है। वैसे तो जॉब के बारे में जो कोचिंग सेंटर्स वाले हैं जो चैनल्स हैं कोचिंग सेंटर के, वो आपको बता भी चुके हैं। ट्यूशन पढ़ाने वाले बैंक की, वो भी आपको बताते रहते हैं कि कहाँ वैकेंसी है, कैसे करना है, कैसे टेस्ट देना है। आज मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि कैसे टेस्ट देना है। वैसे तो क्वेश्चन मेरे से ये भी पूछा गया, कोरा पर भी मेरे से ये प्रश्न पूछा गया है कि टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है। लेकिन आज मैं एक ही टॉपिक लूँगा कि बैंक की जॉब का कैरियर कैसा है, इसका फ्यूचर क्या है, इसकी लाइफ कैसी है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आपकी सैलरी कितनी है। आईबीपीएस क्लर्क की और एसबीआई क्लर्क की सैलरी कितनी बनती है, उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, आईबीपीएस क्लर्क 2023 विल बी बेसिक पे जो है 19,900 है, और उसके बाद 1,000 रुपये का एक इंक्रीमेंट है, और 1230 के 3 इंक्रीमेंट हैं, 1490 के 4 इंक्रीमेंट हैं, 30,550 पर आपकी जो बेसिक पे पहुंच जाएगी तो 1,730 रुपये के 7 इंक्रीमेंट हैं। 42,600 पे जब आप पहुंच जाओगे तो 3,270 रुपये का बहुत मोटा इंक्रीमेंट है, एक इंक्रीमेंट है। तो टोटल आपकी सैलरी जो बनेगी स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट के बाद 47,920 रुपये बनती है। ये टोटल है। लेकिन आज की जो सैलरी बनती है, जो जूनियर एसोसिएट की स्टार्टिंग सैलरी, जो नए क्लर्क की आईबीपीएस की स्टार्टिंग सैलरी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। मैं सैलरी स्लिप दिखा रहा हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। ये है 17 अप्रैल 2023 की, जिसने ज्वाइन किया है। 17 अप्रैल को जिसने ज्वाइन किया है उसकी सैलरी दिखा रहा हूँ। अब उसका नाम नहीं दिखा रहा मैं। उसकी बेसिक पे बनती है 19,900 और डियरनेस अलाउंस है 10,734 रुपीज़, 10,734 रुपये है। और इसका जो आगे क्या है, इसका जो है हाउस रेंट अलाउंस है 2,094 रुपये, 2091 है। और इसका जो है स्पेशल अलाउंस है वो है 3,263 रुपये, और इसके बीच में ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी है। कुल मिला के 37,082 इसकी सैलरी बनती है। और उसके बाद इसकी डिडक्शन भी है 200 रुपीज़ जो है यूनियन फंड है, 100 रुपीज़ इनका एनपीएस की डिडक्शन है। तो ऐसे कटा के इसकी जो कैरी होम सैलरी है वो 33,000 पड़ती है एसबीआई क्लर्क की। इसी तरह जो बाकी हैं उनकी सैलरी भी तकरीबन इतनी ही पड़ती है।
उनकी बेसिक पे 19,250 पड़ रही है। 3150 उनका स्पेशल अलाउंस, उसके ऊपर DA 1317 रुपये, 560 रुपये है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस के ऊपर 234 रुपये DA पड़ रहा है। तो ऐसे 42.2% DA जो है आज की डेट में चल रहा है। उसके बाद 120 रुपये की कटौती है डेथ रिलीफ फंड, और एक प्रोफेशनल टैक्स है 200 रुपीज़। ऐसे डिडक्शंस भी हैं, इनकम टैक्स डिडक्शन भी है जिनकी सैलरी बनती है। तो टोटल 4 लाख ईयरली जो सैलरी है वो 4 लाख के आसपास बनती है। तो मैंने आपको सारा ये बता दिया। अब मैं बता रहा हूँ, देखिए टेस्ट तो मुश्किल है, टेस्ट भी इसका कंपटीशन जो है आजकल ठीक है कम हो गया है, लेकिन फिर भी मुश्किल है। कंपटीशन की तैयारी करनी पड़ेगी, लेबर करनी पड़ेगी, क्वांटिटेटिव टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट है, फिगर वर्क है, फिगर्स का भी टेस्ट है, रीजनिंग टेस्ट जिसको कहते हैं। तो सारा कुछ आपने तैयारी करनी है और मन लगा के करनी है। लेकिन एक सच्चाई मैं ज़रूर बता दूं, क्योंकि मैं यूट्यूबर हूं, अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल जो है एक मोस्ट ऑथेंटिकेटेड चैनल माना गया है बैंकिंग के ऊपर पूरे इंडिया में। इस बात को सारे बैंकर्स भी मानते हैं और सारे यूट्यूबर्स भी कह चुके हैं अपनी वीडियो में, क्योंकि अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल ऑथेंटिकेटेड न्यूज़ देता है। लेट हो सकती है वीडियो, लेकिन फेक नहीं हो सकती। इसलिए आज जो मेरे से जो प्रश्न पूछा गया है तो उसका जवाब मैंने सच्चाई से ही देना है। देखिए भाइयों, जॉब तो जॉब है, सैलरी अच्छी है, स्टार्टिंग सैलरी भी अच्छी कह सकते हो, चलो इसको अच्छा भी कह लेते हैं। लेकिन आज अब दूसरी जगह पर कंपैरिजन करोगे तो आपकी सैलरी कम है। बैंक की सैलरी, बैंक बहुत पीछे रह चुका है सैलरी में, क्योंकि हमारी वेज रिविजन्स जो हैं बहुत वीक वेज रिविजन्स हुई हैं, जबकि पे कमीशन 40% से ऊपर इंक्रीज़ देता है 10 साल के बाद। लेकिन हमारी वेज रिवीजन 10 और 15% के बीच में ही घूमती है, और 15% भी उनका जो हुड विंकिंग होती है, थोड़ी मैजिक विद नंबर्स होता है, यूनियन के टैक्टिक्स होते हैं, हमारे को दिखाते कुछ और हैं लेकिन अंदर से सच्चाई कुछ और निकलती है। फेस सेविंग एग्रीमेंट होता है, 5 साल के बाद 3-3, 4-4 साल वेज रिवीजन नहीं होती है। तो वो है हमारे जो रेजिडुअल इशू हैं अभी तक पेंडिंग चले आ रहे हैं, जी आप सभी को पता है। 5 डे वीक हमारा होने का नाम ही नहीं ले रहा है, और वो भी देकर 50 मिनट हमने टाइम बढ़ाकर वो लेने का एग्रीमेंट किया है, लेकिन उसकी अप्रूवल नहीं आ रही है। इसी तरह आपने पेंशनर्स का, जो बैंक पेंशनर्स का हाल है वो आपने देखा ही है। 30 साल से पेंशन रिवीजन नहीं हुई है, उनका एंड क्या है ये आपको पता है। पहले 2 सैटरडे लिए हैं तो उनको पिछले सैटरडे जो थे उनको फुल कर दिया गया है। तो टोटल जो 5 सैटरडे जिस महीने में आते हैं उसके बारे में यूनियन ने सोचा ही नहीं था। तो ये कहते हैं कि 2 सैटरडे हमारे को ऑफ है, तो 2 सैटरडे को हाफ की बजाय फुल कर दिया है। लेकिन ऐसा उसमें टोटल वर्किंग आवर इंक्रीज़ हो चुके हैं। आप काउंट करके देखिए, फुल सैटरडे छुट्टी करने से, 2 सैटरडे छुट्टी करने से टोटल वर्किंग आवर्स इंक्रीज़ हुए हैं, डिक्रीज़ नहीं हुए हैं। तो जो बैंक यूनियन की जो भी डिमांड है वो घाटे वाली है, घाटे का सौदा है। तो रुपी टर्म में जो हमारी वेज रिवीजन होती है वो रुपी टर्म में बहुत पीछे रह जाती है। डॉलर 2017 में 42 रुपये का था, आज 82 रुपये का है। मान लीजिए 1 लाख डॉलर आपने बेटे को अमेरिका में जो पढ़ता है उसको भेजना है, तो 2017 में जब हमारी वेज रिवीजन हुई थी उस टाइम 42 लाख रुपया भेजना पड़ता था। आज हमने 1 लाख डॉलर भेजने हैं तो हमारे बेटे को 82 लाख रुपया भेजना पड़ेगा। तो 40 लाख का जो गैप है वो कौन पूरा करेगा। तो वेज रिवीजन जो 2022 में होनी है वो अभी तक हुई नहीं है। होगी तो 10% होगी, 12% इंक्रीज़ हो जाएगी, क्या बन जाएगा। जबकि टमाटर 200 रुपये किलो हो चुके हैं, ये आपको पता ही है। हर एक चीज़ कॉस्टली हो चुकी है, लेबर कॉस्टली हो चुकी है। लेबर जो अनस्किल्ड लेबर था वो 200 रुपये दिहाड़ी लेता था, अब 500 रुपये दिहाड़ी लेता है। तो इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बढ़ गए हैं, मार्बल कॉस्टली है, फ्लोर टाइल्स कॉस्टली हैं, तो हर जगह पर कॉस्ट बढ़ गई है। तो इसलिए पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये मैंने बताई है कि जो बैंक की लाइफ है वो कलरफुल लाइफ नहीं है, वो डल लाइफ है, नीरस लाइफ बन गई है। देखिए बैंक की बिल्डिंग बाहर से बहुत अच्छी लगती है, बैंक के बोर्ड जो हैं बाहर से बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अंदर बहुत गड़बड़ है। स्टाफ शॉर्टेज इतनी है कि 2008 में
जो क्लरिकल 35,000 भर्ती हुए थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, उसमें से एक भी क्लर्क अब SBI में नहीं बचा है। कितने लोग 3 साल 4 साल के बाद जॉब छोड़ के चले गए, कोई बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर बन गए, कोई उसी बैंक में स्केल 2 डायरेक्ट प्रमोशन दे दी गई। तो आज क्लरिकल स्टाफ हमारे पास नहीं है। कोई जॉब छोड़ के सेंट्रल गवर्नमेंट में चला गया, कोई मिलिट्री में डिफेंस स्टडीज़ में चला गया, कोई सेंट्रल पे कमीशन में चला गया, तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू सेलेक्ट हो गया, तो सभी जॉब छोड़ के चले गए। उसके बाद ये देखिए बैंक का जो टाइमिंग है वो कहने को कुछ और है, कागज़ों में कुछ और है। कहने को 10 से 5 नौकरी है, 10 बजे बैंक खुलता है जी, 5 बजे सब घर पहुंच जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सिंगल विंडो ऑपरेटर जो है उसको आपका पता है, सिंगल विंडो ऑपरेशन सभी काम उसी ने करने हैं, कैश भी उसी ने डील करना है। पहले का ज़माना नहीं है कैशियर हुआ करता था, वो कैबिन में बैठा होता था। आजकल कैबिन सारे ख़त्म कर दिए गए हैं। इंटरेक्शन विद कस्टमर ओपन इंटरेक्शन होना चाहिए। 4 फुट से नीचे बैंक का काउंटर होना चाहिए, कस्टमर कंफर्टेबली खड़ सके और आपसे बातचीत कर सके। इसलिए बैंक ने कैबिन सिस्टम ख़त्म कर दिया है। बैंक के अंदर कैबिन नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तो कैबिन ख़त्म हुए 15 साल से ऊपर हो चुके हैं। 15 ईयर बैक 2007 में ये कैबिन उड़ाए थे, तो कुछ दिनों में ही कारपेंटर लगा के कैबिन ख़त्म कर दिए थे। तो ऐसा कैशियर जो सेफ बैठा था, सिक्योर्ड बैठा था, आज उसकी हालत नहीं है। आज हर एक क्लर्क के पास कैश है। सिंगल विंडो ऑपरेटर के पास सुबह कैश ऑफिसर जो वाल्ट टेलर है उसको कैश डिलीवर करता है, तो उसके पास कोई लिमिट ही नहीं है। जो सीनियर असिस्टेंट है, स्पेशल असिस्टेंट बन जाता है, उसकी पासिंग पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसको हैवी कैश देना पड़ता है। तो वो उसके काउंटर पे कैश पड़ा रहता है। वो बाथरूम भी उसने जाना है तो लॉक लगा के जाता है, तो आगे देखता है कि बाथरूम बिजी है तो फिर उसको वापस आना पड़ता है। लाइन उसकी लंबी होती जाती है। 2 बजे जब उसकी पीठ में दर्द शुरू हो जाता है, ऊपर देखता है तो लाइन लंबी हो गई है। 4 बजे भी लोग अंदर आते जा रहे हैं। अब 50 मिनट और बढ़ जाएंगे तो 5 बजे तक पब्लिक डीलिंग हो जाएगी। 5 बजे के बाद पब्लिक डीलिंग जब ख़त्म करेंगे तो सभी आपने कैश मिलाना है, वोचर टिक करने हैं, कैश में डिफरेंस आ गया है, कैश ऑफिसर को कैश डालना, सारा इस काम को 1.5 घंटे से ज़्यादा लग जाता है। तो आप जो है 6:30 बजे से पहले फ्री नहीं हो सकते। तो ये तो एक है। दूसरा है बैंक की जो सारा सिस्टम ही गड़बड़ा चुका है ड्यू टू स्टाफ शॉर्टेज, स्टाफ की कमी के कारण, और स्टाफ के जो NPA बढ़ते जा रहे हैं, जो लोन हमारे बढ़ते जा रहे हैं, और NPA रिकवरी के लिए ऊपर प्रेशर डालता जा रहा है, डिपॉजिट के लिए प्रेशर डाल रहे हैं, अकाउंट ओपनिंग के लिए प्रेशर डाला जा रहा है, पर्सनल एक्सीडेंट पाई बिजनेस के लिए प्रेशर डाला है, SBI लाइफ जैसे जो इंश्योरेंस है उसके लिए भी प्रेशर डाला जा रहा है। तो हर एक बैंक ने हर एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप किया हुआ है। और जो AGM होता है, जो रीजनल मैनेजर होता है या एरिया मैनेजर होता है, वो स्टाफ को ऊपर प्रेशर डालता है इंश्योरेंस बिजनेस के लिए, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस के लिए, डिपॉजिट इंश्योरेंस के लिए। तो उसको कमीशन उसकी मिलती है। इसलिए कभी वो ये नहीं पूछता क्लर्क को भी आज कितने आदमी तेरी दाढ़ी को हाथ डाल गए, कितने आदमी गाली गलौज करके गए हैं, कितने आदमी स्टाफ की इंसल्ट करके गए हैं, कितने आदमी हाल में खड़े होकर बोल के गए हैं। वो ये नहीं पूछेगा, वो ये पूछेगा इंश्योरेंस बिजनेस कितना किया, NPA रिकवरी कितनी हुई, ताकि उसको वो अपनी कमीशन का हिसाब लगाता रहता है। तो ये हमारी कल्चर हो चुकी है। दूसरी बात है, जो बैंक है, बैंक का जो लर्निंग का जो प्रोसेस है बहुत स्लो है। रोज़ स्कीम चेंज हो जाती हैं, रोज़ इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाते हैं, रोज़ लोन की नई स्कीम्स आ जाती हैं, रोज़ ही डिपॉजिट की नई स्कीम आ जाती है। सूर्य बाद में निकलता है, बैंक ने पंगा सुबह सुबह खड़ा कर रखा होता है। तो ये समझ नहीं आती है कब इसका एंड होगा। स्टाफ है नहीं है। ब्रांच मैनेजर 10 बजे 11 बजे पागल हो रहा होता है कि किसको कोर्ट में भेजूं, किसको लोक अदालत में भेजूं, किसको हाई कोर्ट में भेजूं, किसको RBO में भेजूं, किसको पुलिस की जो मीटिंग है, सिक्योरिटी वाले ने जो मीटिंग रखी है उसको कहाँ भेजूं, और RBO ने मीटिंग रखी हुई है, पीर हुई मीटिंग, उसको वहाँ पर किसको भेजूं। तो ये समझ नहीं आता है। तो 3-3 4-4 कोर्ट हीयरिंग्स पर डे चल रही होती हैं, तो किस कोर्ट में किस आदमी को भेजूं, टोटल स्टाफ भी उसका कम होता है। तो सारा प्रेशर जो है उसके ऊपर पड़ता है। और एक बात जो मैंने आपको बतानी है, बहुत सीरियस बात है, जिसके बारे में ना ही किसी यूनियन लीडर ने आपको बताया है, ना ही किसी मैनेजर ने आपको बताया है, ना ही किसी मीडिया पर यह बात बताई गई है, और ना ही आपको कोई
बैंक मैनेजमेंट का, टॉप मैनेजमेंट का ऐसा कोई वार्निंग आपको दी गई है अलर्ट लेने के लिए, ना ही IBPS में टेस्ट की कंडीशंस में ये बात लिखी हुई है, ना ही SBI के टेस्ट में ये बात, ना ही रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोई ऐसी बात आपको बताई है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ, मैं प्रैक्टिकल मैनेजर रह चुका हूँ, प्रैक्टिकली मैंने हाथों से अपने काम किया है, सारी बैंकिंग को मैंने देखा है। तो 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट में एक एग्रीमेंट हुआ है जिसमें ये एग्रीड किया है UFBU ने IB के साथ, मिसबिहेवियर विद ए कस्टमर इज़ ग्रॉस मिसकंडक्ट। ये नोट कर लीजिए मेरी बात, पहले जो था मिसबिहेवियर कस्टमर के साथ उसको माइनर मिसकंडक्ट माना जाता था। 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट में इसको ग्रॉस मिसकंडक्ट मान लिया गया है। तो ग्रॉस मिसकंडक्ट में क्या होता है? पहली बात तो ग्रॉस मिसकंडक्ट होता क्या है? जब भी कोई कस्टमर आएगा काउंटर पर, वो गलत है, वो कहता है मुझे 2-2 हज़ार के नोट दे दीजिए, मुझे 500 वाले 100 वाले नहीं चाहिए, 2000 के नोट आपके पास है नहीं। कैशियर काउंटर पे बैठा है, वो कहता है मेरे पास है ही नहीं। वो कहेगा नहीं मेरे को दो, जहाँ से मर्जी ला के दो, मैं आधे घंटे के बाद आ जाऊँगा। तो आप कहूँगा आधे घंटे के बाद नोट कहाँ से आएंगे? आप मेन ब्रांच से मंगाओ, जहाँ से मर्जी मंगाओ, रिजर्व बैंक से मंगाओ, क्यों नहीं 2000 के नोट रखते? बहस शुरू होगी, आर्गूमेंट होगी, गाली गलोच पर आ गया। तो उसने लेटर कंप्लेंट जब लिखी तो उसने ये कहा कि मैंने 2000 के नोट मांगे, क्लर्क ने मेरे से साथ, उसने ही मिसबिहेव्ड विद मी, ये लाइन वो ऐड कर देता है। हर बार वो ये लाइन ऐड करता है कि मेरे साथ मिसबिहेव हुआ है, मेरे साथ गाली गलोच हुआ है, मेरे साथ आर्गूमेंट्स करी गई हैं, मेरी इंसल्ट करी गई है। तो ये ग्रॉस मिसकंडक्ट में आ जाएगा। एक लाइन भी उसने मिसबिहेव का वर्ड लिख दिया तो एक ग्रॉस मिसकंडक्ट में और विजिलेंस इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स जिसको कहते हैं बैंक की भाषा में, मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती हैं। तो एक होती है प्रोसिक्यूशन ऑफिसर होता है, एक IA होता है, इंक्वायरिंग अथॉरिटी होती है, IA उसको बोलते हैं, एक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर होता है। तो विजिलेंस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स होते हैं, ये इंक्वायरी स्टार्ट कर देते हैं। तो चार्जशीट कर दिया जाता है, एक्सप्लेनेशन कॉल होती है, तो उसके बाद मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती हैं। उसमें काफ़ी हैवी पनिशमेंट का चांस रहता है और ये बहुत काफ़ी देर चलता रहता है। काफ़ी देर फैमिली टॉर्चर होती है, एम्प्लॉय भी टॉर्चर होता है। तो ये तो है। बाकी रही काम की जो बात है, काम आजकल एक सीट का काम नहीं है। एक ही क्लर्क के पास कैश का भी काम होता है, उसी के पास सर्विस टैक्स भी है, उसी के पास इनकम टैक्स भी है, उसी के पास सेल टैक्स भी है, उसी के पास पेंशनर्स भी हैं, स्टाफ पेंशनर भी हैं, पब्लिक भी है। तो सारा कुछ उसी के साथ शाम को डिस्पैच भी उसने करके जानी है। तो 5-5 सीटों का काम एक एक जगह पर एक एक क्लर्क के पास लगा हुआ है। छुट्टी की प्रॉब्लम जो है ठीक है क्लरिकल में कम है, ऑफिसर का हालत जो है छुट्टी के मामले में आप सब किसी से छुपी हुई नहीं है। तो लेकिन क्लरिकल के ऊपर भी स्टाफ शॉर्टेज की वजह से लीव जो है सैंक्शन बहुत कम हो रही है। लीव के लिए स्टाफ को मेडिकल देना पड़ता है, झूठा बोगस मेडिकल बनाना पड़ता है। तो वो सारा कुछ आपके सामने है। तो टेस्ट तो टफ है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आज आपके पास YouTube है, बैंकिंग का मटेरियल है, ई-बुक्स हैं, ऑडियो बुक्स हैं, सारा कुछ पढ़ के आप तैयारी कर सकते हो। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि बैंक की क्लरिकल की ट्रेनिंग देने वाले कोचिंग सेंटर और बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर की ट्रेनिंग देने वाले कोचिंग सेंटर्स आजकल खाली हो चुके हैं। बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में देखे हैं जहाँ मेरे को लेक्चर देने के लिए बुलाया जाता था, आज वो खाली पड़े हैं। क्यों है? कि उनको ये पता है कि भाई हार्ड लाइफ है इसकी और कस्टमर हैज़ बिकम वेरी डिमांडिंग। और बैंक के जो रूल हैं, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है, पंक्चुअलिटी बहुत ज़्यादा है। किसी फील्ड में बैंक ऐसा नहीं है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हम कंपैरिजन करें, स्टेट गवर्नमेंट के साथ हम कंपैरिजन करें, तो उनकी जो इजी गोइंग लाइफ है उसके साथ हम कंपेयर करें तो हम बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत दुखी हैं। आज आजकल आप देख रहे हैं 24 ईयर ओल्ड 24 साल की लड़की ने वर्क प्रेशर के कारण सुसाइड किया है। ये आप न्यूज़ पढ़ी है, शायद मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। तो इसलिए हर महीने आप न्यूज़पेपर में, प्रिंट मीडिया में देख रहे हो, हर महीने बैंक में 1 या 2 सुसाइड होते हैं पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में। और आपको ये भी कठिनाई देख रही हैं, बैंक की ब्रांच कर्नाटका में आग लगा के चला गया, जिसको लोन रिफ्यूज़ किया उसने बैंक ब्रांच को आग लगा दी। आपने हरियाणा में ये देखा है कि सारे स्टाफ को अंदर बंद करके बाहर लॉक लगा के कस्टमर चले गए और बैंक ने कोई FIR दर्ज नहीं करवा सका, पुलिस किसी मुजरम को पकड़ नहीं सकी। तो बैंक को रिलीफ नहीं मिला, सारे स्टाफ की इंसल्ट हुई है, उनको बाथरूम में बंद करके चले गए हैं और बाहर से बाहर मोटा ताला लगा दिया।
तो किसी कस्टमर की डेफिशिएंसी आपने कल परसों फिर देखा है, एक वीडियो वायरल हुई है कि क्लर्क ने किसी बात से रिफ्यूज़ किया तो उसने चांटे मारने शुरू कर दिए। तो ये घटनाएं रोज़ हो रही हैं। वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं सारी डिटेल बताऊंगा तो। बहुत घटनाएं हुई हैं, तो इनसे आपको लेसन लेना चाहिए। मैं नेगेटिव बात नहीं बता रहा हूँ। देखिए, जॉब है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी है देश में, आपको जॉब चाहिए, आपने फैमिली चलानी है, घर बार चलाना है, तो एक ही प्रेशर है कि रोटी कैसे खाएं। तो रोटी खाने के लिए जॉब है, 37,000 सैलरी है, और ये वेज रिवीजन आ गई तो 1 दिसंबर मान लीजिए डेडलाइन अगर अचीव कर लेते हैं तो 1 दिसंबर 2023 से अगर नई सैलरी शुरू हो जाएगी तो 5,000 सैलरी इंक्लूडिंग ऑल अलाउंसेस एंड इंक्रीज इन बेसिक पे 5,000 सैलरी बढ़ जाती है तो आपकी सैलरी स्टार्टिंग सैलरी 42,000 हो जाएगी। तो 42,000 रुपया अच्छी सैलरी कह सकते हैं रोटी पानी घर बार चलाने के लिए। लेकिन इसका ध्यान ये रखना कि इसका जो खामियाजा है वो कितना आपको देना पड़ेगा। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं और वर्क आपका घर का प्रेशर है, फैमिली की कोई हालत ऐसी हो चुकी है तो इमीडिएटली इस जॉब को ज्वाइन करें। अगर आपको कोई और जॉब नहीं मिलती है तो इसको ज्वाइन करें। और इसका सबसे बड़ा प्रिविलेज ये है कि बाकी के जो टेस्ट हैं, मान लीजिए आप रेलवे में जाते हो, मान लीजिए आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जाते हो, तो उनका जो जॉब का रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है साल 1.5 साल 2 साल चलता रहता है। लेकिन बैंकिंग बहुत अपडेट है। ये टेस्ट की नोटिफिकेशन से लेकर रिक्रूटमेंट तक 6 मंथ में के अंदर अंदर सारा कुछ हो जाता है। 6 महीने के बाद आज नोटिफिकेशन आई है जो RBI असिस्टेंट की, तो 6 महीने से पहले दिसंबर से पहले ये लोग जॉब ज्वाइन कर जाएंगे। तो ये भी बहुत बड़ी प्रिविलेज है। बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर कई तरह की फैसिलिटी, मेडिकल की फैसिलिटी है, हाउस लोन की फैसिलिटी है, कार लोन की फैसिलिटी है, जो अगर इन चीज़ों को देखोगे तो फैसिलिटीज़ हैं। लेकिन इसके मुकाबले में व्हाट यू आर गिविंग देम, व्हाट यू आर ऑफरिंग टू कस्टमर्स एंड व्हाट कस्टमर्स आर डूइंग विद यू। पोलाइटनेस है, सबमिसिवनेस है, लिप सर्विस अच्छी होनी चाहिए। अगर आपने कहीं किसी बात पे गंदी पासबुक आपने आगे रख दी तो आपने डर्टी फेस बना लिया, तो वो लिखते हैं मेरी पासबुक को देखकर इसने डर्टी फेस बनाया है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी ऐसी कंप्लेंट्स हैं, तो उसका क्या करोगे? उसका कोई इलाज नहीं है। तो टेंशन हो जाती है, चार्जशीट हो जाती है, प्रोबेशन पीरियड में नौकरी से निकाला जाता है। कहने को जॉब सिक्योरिटी है, कहने को बैंक के अंदर बहुत जॉब सिक्योरिटी है, लेकिन नाउ इट इज़ वेरी डेलिकेट जॉब। और बैंक की मर्जर का आपको पता है, और बैंक के फेल होने का आपको पता है। कितने बैंकों को शॉर्ट लिस्टेड किया गया जो फेल होने वाले हैं, जिनके NPA बहुत बढ़ गए हैं, ये भी आपको पता है। जब बैंक फेल हो गया, बैंक डूब ही गया, जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हाल हुआ था, इसी तरह येस बैंक का क्या हाल हुआ है। इसी तरह बाकी बैंक जो है, जो ऑक्सीजन दे दे के मोदी सरकार उनको ज़िंदा रख रही है, वो कितनी देर तक ज़िंदा रहेंगे। कोरोना के बीच किसी ने लोन की किस्त नहीं भरी, पेनल्टी नहीं लगानी, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगाना है, कंपाउंडिंग नहीं करनी है, मैसेज नहीं भेजना है, फील्ड अफसर नहीं जाना है, लीगल नोटिस नहीं देना, तो रिकवरी कैसे होगी? ये सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शंस हैं। जो रिजर्व बैंक की जो नई गाइडलाइंस आई हैं उसमें देखो, रिकवरी एजेंट को घर ही नहीं भेज सकते, उसको बेशर्म नहीं कर सकते, उसकी बेइज्जती नहीं कर सकते, तो कैसे आप रिकवरी करोगे? तो बैंक ने डूबना ही डूबना है। FD के ऊपर इंटरेस्ट लेता है, 1 दिन का ब्याज कम हो तो वो कंप्लेंट कर देता है, कंज्यूमर कोर्ट में चला जाता है कि मेरे को इंटरेस्ट कम पे हुआ है। दूसरी तरफ लोन के ऊपर इंटरेस्ट देने को तैयार नहीं है, कहते हुए कोरोना आ गया जी, मेरी हालत ख़राब होगी, मैं लोन के ऊपर इंटरेस्ट नहीं दे सकता, मैं लोन की इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर सकता। एक तरफ बैंक ने पैसा लेकर लोगों से लोन देना था, लोन की रिकवरी नहीं हो रही है, तो बैंक डूबना ही डूबना है, सीधी सी बात है। कैश रिजर्व रेशियो भी बढ़ा दी गई है। इसी तरह SLR जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है वो भी कंपलसरी है, वो मैंडेटरी आइटम बैंक ने रखनी है। तो बैंक के पास जो आइडल फंड्स पड़े हैं, लोन लेने वाले मांगने वाले हज़ारों हैं, लेकिन एलिजिबल कोई नहीं है, सारे डिफ़ाल्टर हैं। सिबिल स्कोर सभी का ख़राब है, क्रेडिट कार्ड वाले फ्रॉड कर चुके हैं। तो इस हालात के, इस माहौल के अंदर रहना बहुत मुश्किल है। ये ना कमेंट्स में लिखना कि रोड़ा जी आप बहुत नेगेटिव हो, ये नहीं है, ये कड़वी है, सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। मैं शुगर कोटेड रिप्लाई नहीं देना चाहता। जो डॉक्टर शुगर के मरीज को ये कहता है कि तुम मीठा खा लिया करो, तुम आम चूप लिया करो, तुम कुल्फ़ी खा लिया करो, वो डॉक्टर मरीज को अच्छा तो लगता है। 6 महीने वो डॉक्टर मरीज को अच्छा लगेगा, लेकिन डॉक्टर को ये पता है 6 महीने बाद तो ये चला ही जाएगा, मेरी क्या बेइज्जती करेगा। डॉक्टर को ये पता है कि जो रोज़ कुल्फ़ी खाएगा, रोज़ मीठा खाएगा, रोज़ आम चूपेगा, तो ये तो मर ही जाएगा। डॉक्टर सच्चाई नहीं बताता भी तुमने मीठा नहीं खाना है, मीठे के नज़दीक नहीं जाना है,
मीठा आपके लिए जहर है। शुगर का कोई डॉक्टर आपको ये बात बताता है। सच्चाई कड़वी है। जो डॉक्टर ये मरीज उसके पास जाएगा नहीं, तो डॉक्टर का धंधा चौपट हो जाएगा, उसकी प्रैक्टिस कम हो जाएगी। तो ये अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल आपको सच बात बता रहा है। सच्चाई यही है, यही हालात हैं। ये अंदर और है, बाहर इसका बड़ा पंप एंड शो है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत बड़ा नाम है, मैं बहुत बड़ी पोस्ट पे आ गया हूँ, लेकिन अंदर कोई 2% का आदमी अंदर आ जाता है, वो आपकी बेइज्जती करके चला जाता है। ब्रांच मैनेजर उसकी साइड लेता है, उसको कस्टमर को अंदर जाके अपने पास बिठा के चाय पिला देता है, उसको पैसिफाई करता है और आपको उसको जस्टिफाई कर देता है कि जो आपने मेरे क्लर्क के साथ किया वो ठीक है। कितना मिसबिहेव किया उसको फिर जस्टिफाई कर देता है उसको। तो भाइयों, वो वीडियो लंबी होती जा रही है, बहुत कहने को है, मेरे पास मन के बहुत है। जो लर्निंग है उनकी ये बहुत कम है, आपका ट्रेनिंग जो है बहुत कम है। ट्रेनिंग सेंटर में क्या होता है वो भी बहुत बताना चाहता हूँ, लेकिन वीडियो लंबी होती जा रही है। वीडियो बनाने का लाभ तभी है ये सभी क्लरिकल एक्सपीरियंस के पास पहुँच जाए। सभी ग्रुप्स में इसको शेयर करो, सभी स्टूडेंट के साथ, सभी दोस्तों मित्रों के साथ, तभी वीडियो बनाने का लाभ है। तो मुझे आशा है आप मेरी बात मान जाओगे। थैंक यू वेरी मच।